विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ज्योग्राफी कर रहे थे हम, फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आज करना हमने नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी चैप्टर पे तय करेंगे आगे के जो चैप्टर होंगे। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आगे के चैप्टर तभी समझ में आएंगे आपके, जब क्या आएगा समझ में, वायुमंडल, ठीक है। तो सबसे पहले वायुमंडल होता क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण है जो कई 100 किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। ऐसे ही लिखना होता है मेंस में भी। वायुमंडल पर अगर क्वेश्चन आया तो 2 लाइनें आपने वायुमंडल की डेफिनेशन देनी होती है। फिर उसके बाद क्या पूछता है वो, माना उसने वायुमंडल का संगठन पूछा तो संगठन के बारे में लिखना होता है, ठीक है। या अगर उसने क्या पूछा, स्तरीकरण पूछा, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पूछा, तो स्ट्रेटिफिकेशन पे करते हैं। पर पहली डेफिनेशन देनी है, जरूरी होती है। मेंस के हिसाब से पढ़ो, खाली वनडे एग्जाम और प्री के हिसाब से मत पढ़ो कि बस सर्किल लगाया और हो जाएगा। लिखना पड़ता है और कठिन काम लिखना है, ठीक है, बिना देखे। वो भी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, पीसेस के पेपर में 4 दिन तक लगातार, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण है जो कई 100 किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण मतलब, विकिरण बोलते हैं रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन। जब सोलर रेडिएशन आ रहा होता है नीचे की तरफ, जब मतलब लाइट, सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वो प्रकाश शॉर्ट वेवलेंथ वाला होता है। तो लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है। पारदर्शी समझते ही आप, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या होता है? ओपेक, है ना। पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण बोलते हैं जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है कहाँ? धरती पर, तो पहले जमीन गर्म, मतलब जमीन से टकराकर जब वापस जा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। जमीन गर्म हुई, जमीन ने फिर दोबारा ऊपर की तरफ क्या करती है? विकिरित करती है ऊर्जा को, उष्मा को। तो वो जो विकिरित उष्मा होती है उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव। पार्थिव शब्द सुना होगा आपने, पार्थिव शरीर, पृथ्वी से, पंच तत्वों से बना हो, तो पृथ्वी से बना है पार्थिव, ठीक है। तो पार्थिव विकिरण की लंबी तरंग, अब जब पार्थिव विकिरण हो रहा होगा उस समय उसका वेवलेंथ कैसा होगा? लॉन्ग वेवलेंथ होगा। क्या होगा? देखो वायुमंडल की विशेषता क्या है कि शॉर्ट वेवलेंथ वाले प्रकाश को आने देती है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाले पार्थिव विकिरण के लिए क्या है? अपारदर्शी है। कैसी है? तो पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी है। लंबी तरंगें क्या होगी? लंबी तरंगों का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लॉन्ग वेवलेंथ। समझ में आ गया? इस प्रकार यह ऊष्मा को लेकर पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान बनाए रखती है। बनाए रखता है कौन? वायुमंडल, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ये आपको नंबर देती है। जब आप ये लिखते हो कि सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी है, तो अब आपकी समझ में आ गया। वो अपने आप समझते हैं जो कॉपी चेक करने वाले, कि लंबी तरंगों का मतलब क्या होता है, पार्थिव विकिरण का मतलब क्या होता है, लघु तरंगों का मतलब क्या होता है, सौर विकिरण का मतलब क्या होता है। आपका काम होता है क्या? लिखना। समझ में आ गया? उसके बाद वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे हैं हम, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब याद करना है थोड़ा, क्योंकि बिना देखे लिखना होता है मेंस में। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। देखिए कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया कि वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। यांत्रिक शब्द प्रयोग किया यहां पर। क्या किया? यांत्रिक सम्मिश्रण है। यह गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। धूल कण मतलब डस्ट पार्टिकल्स, जलवाष्प मतलब वाटर वेपर, ठीक है। गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है, ठीक है। अब क्या क्या मिलता है इसमें? तो वायुमंडल का संगठन अगर मैं बोलूं तो भारी गैसें और हल्की गैसें अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो भारी गैसों में क्या क्या? अच्छा, भारी गैसें जो होंगी वो नीचे होंगी और हल्की गैसें कहाँ होंगी? ऊपर होंगी वायुमंडल में। तो नीचे कौन कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन। क्या होती है? N2 बोलते हैं नाइट्रोजन को। 78.08, 78 इस समय आप सभी लोग सांस ले रहे हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो
तो क्या होता है, आपके जो सांस ले रहे हो जब, अब ये तो शहरों में तो पता नहीं ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और वायुमंडल में जो बताई जाती है कि तब आप क्या करो, 78.08 उसमें नाइट्रोजन है, 20.95 उसमें ऑक्सीजन है ना। तो यानी आप जितना नाइट्रोजन लेते हो उतना ही नाइट्रोजन आप पूरा छोड़ देते हो, क्योंकि हमारे शरीर के काम का नहीं है नाइट्रोजन। पौधे हैं, पौधे भी बोलते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एक बार सिर्फ इतना क्वेश्चन बना, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तब क्या बोलना आपने, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अभी तो आप धरती पर हो, माना आपको क्या करना होगा, जब आप समुद्र के नीचे जाओगे, डाइव करोगे, क्या बोलते हैं उसको, स्कूबा, स्कूबा डाइविंग करोगे तो कुछ लगा के जाते हैं पीछे, गैस सिलेंडर मतलब सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या होता है बताओ, किसका सम्मिश्रण होता है उसमें, यही होता है, ये होगा तो मर जाएगा आदमी। उसमें हीलियम मिलाई जाती है नाइट्रोजन की जगह, क्या मिलाई जाती है, इवन जो पेशेंट होता है उसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें भी क्या मिलाई जाती है, हीलियम मिलाई जाती है। जब आप डाइव करोगे तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम और अन्य जो भी चीजें होंगी वो लेके जाओगे। ऐसा क्यों करेंगे, नाइट्रोजन हीलियम में, हाँ, तो आपके ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन है, क्या है, अगर आप नाइट्रोजन लेके जाओगे तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो विशेषता होती है कि जब अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो नाइट्रोजन क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कुछ ऐसा बना देगी जिससे कि वो ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाएगा ब्लड में। समझ में आया। हीमोग्लोबिन वैसे भी क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर जाता है, कितने, शरीर के विभिन्न टिश्यूज ऊतकों तक, विभिन्न भागों तक क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। अब 4 की जगह अब वो क्या करेगा, जब आप नीचे डाइव कर रहे होंगे, स्कूबा डाइविंग बोला ना आपने, स्कूबा डाइविंग कर रहे होंगे तो क्या होगा कि 4 की जगह 3 ले जाएगा, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। 3 के बाद फिर वो 2 ले जाएगा, क्योंकि वो जो हीमोग्लोबिन उसने क्रिया कर दी, उस पर ऑक्सीजन के अणु नहीं, अब क्या नहीं हो रहे, वहन नहीं कर पा रहा, फिर 2 हो जाएंगे, तो हल्की सी बेहोशी आनी शुरू होगी। फिर 1, फिर 2 ले जाएगा, फिर क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, और जैसे ही वो 4 ले जाना बंद कर देगा तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, जो गोताखोर होता है। इतना समझ में आ गया। ये भी ध्यान रखना आपने कि गोताखोर जब लेके जाते हैं तो क्या हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाते हैं, और वायुमंडल में हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना नाइट्रोजन छोड़ते हैं हम, तो जितना लेते हैं 78.08 उतना ही हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इतना समझ में आ गया। ऑक्सीजन कितना है हमारा, O2 20.95 है, ऑर्गन कितना है, 0.93। तीसरे नंबर पे ऑर्गन है। यहां से फिर क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस बोलते हैं अक्रिय गैस को, किसको बोलते हैं, जिनका ऑक्टेन क्या होता है, या तो स्टेबल होता है, या हाँ, या तो पूरा भरा हुआ होता है। तो जो ऑर्गन है वो अक्रिय गैस है, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, जल्दी से क्रिया नहीं करती है, तो इनर्ट गैस बोलते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी, ऑर्गन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आती, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये होती है 0.036, 0.0। तो इतना हल्ला क्यों रखा भाई, कार्बन कार्बन हो गया कि 0.03 तो है, क्या फर्क पड़ रहा, इतना रहने का अधिकार है कार्बन डाइऑक्साइड को भी, क्या फर्क पड़ रहा। इसमें थोड़ी सी भी मात्रा अगर वृद्धि होती है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। कार्बन का उत्सर्जन जो हो रहा है ना, जितना भी फॉसिल्स फ्यूल है, भाई हर कोई स्कूटी चला रहा, हर कोई गाड़ी चला रहा, सारी जगह क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल कोयला ये जलाकर तो ऊष्मा प्राप्त की जा रही है। तो तभी तो अब समझ में आ गया लोगों के जो वैज्ञानिक है कि भैया ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, इसीलिए लिथियम बैटरी आ गई आपकी। इसीलिए आप सुन रहे होंगे, बजट में भी सुना होगा आपने, है ना, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रिकल वाहन जो होंगे वो सस्ते होंगे। क्यों होंगे, आपको प्रेरित किया जा रहा है कि उस स्कूटी को हटाओ, लाख रुपए वाली, 1.25 लाख रुपए वाली, जो क्या खाती है, पेट्रोल खाती है, जो अब क्या करो, इलेक्ट्रिक यूज करो, उससे क्या है, एमिशन नहीं है कार्बन का। समझ में आ गया। और आपके जो पर्यावरणविद हैं यहाँ पर बैठे हुए, पर्यावरण पे कई उन्होंने क्या दिए, लेक्चर दिए, तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं,
बड़े बड़े देश के लोग क्या होते हैं, पर्यावरणविद के साथ राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री बैठते हैं, चर्चा करते हैं क्या होना चाहिए, है ना, ले दे के फिर क्या होता है, लास्ट में ढाक के 3 पार्ट क्या होते हैं। तो ये जो विकास के इंजन जो धुआं छोड़ रहे हैं, ये आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने देंगे इस पृथ्वी पे, ठीक है। अगला नियॉन है भाई, कौन है, नियॉन 0.002, बातें नहीं, 0.002 नियॉन। उसके बाद हीलियम, हीलियम कितनी है, 0.0005। हीलियम से क्वेश्चन बना एक बार कि जहाज के टायरों में क्या भरी जाती है, आंसर हीलियम भरी जाती है ना। एक आम आदमी तो यही आंसर देगा, हवा भरी जाती है, पर हीलियम भरी जाती है। क्यों भरी जाती है हीलियम, हाँ, हल्की गैस होती है, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरी जाती, हाइड्रोजन और हल्की होती है। जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो सबसे पहला नाम तो हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही होता है। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरी जाती, हाइड्रोजन विस्फोटक होती है। अगर हाइड्रोजन भरेंगे, जहाज जब क्या करेगा, उतर रहा होगा, चढ़ रहा होगा, जहाज के टायरों में आग विस्फोट हो जाएगा, इसलिए हीलियम भरी जाती है क्योंकि हल्की होती है। और ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूछा है क्वेश्चन, जहाज के टायरों में क्या भरी जाती है। तो छठे नंबर पे समझ में आ गया, हीलियम 0.0005 यानी 0.0005। उसके बाद क्रिप्टॉन 0.001, क्रिप्टॉन कितना, 0.001। उसके बाद जेनॉन कितना, एक्सी बोलते हैं जेनॉन को, है ये कितना, पॉइंट मतलब 0.00009, इतना क्या है आपके क्रिप्टॉन, जेनॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन कितनी है, 0.00005, इतनी हाइड्रोजन। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो बताइए कितनी है, उनको क्रम से बताइए जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इतनी है, एक और है, आप बताओ ना फिर। हाँ, ये केमिस्ट्री वाले हैं, बोलो फिर दोबारा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें से कौन सी ऐसी है जो पाई नहीं जाती, बनाई जाती है, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, प्रयोगशाला में बनाई जाती है, कौन सी है। जब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूंगा ना, वहां पे बताऊंगा, चलो पता करना, ढूंढना इसको। तो भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में बता दूं मैं कि 78.08% है, वायुमंडल गैस में सर्वप्रमुख होता है। इस स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस कुल के पौधों तथा शैवाल आदि प्रजातियां क्या करती हैं, मृदा में स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। देखो नाइट्रोजन हमारे काम की नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनके काम की है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन करता है, लेग्यूमिनस कुल के पौधे करते हैं, जैसे मटर, चना। और लेग्यूमिनस कुल के पौधों की आप लिस्ट निकाल दीजिए कौन कौन आते हैं उसमें, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गई, उसको पता है कि आपको मटर और चने के अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, सारी दालें जो है लेग्यूमिनस कुल की होती है, इसीलिए क्या करते हैं, 2 फसलों के बीच में चना बोया जाता है। एक फसल काटी, उसके बाद चना बो दिया। चना बोने से क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, मिट्टी में क्या नाइट्रोजन की मात्रा पहुंच जाएगी, फिर उसको पौधे क्या करेंगे, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे और अपना विकास करेंगे। समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश के आरओ में पूछा गया था 2014 में क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। अच्छा, शैवाल भी करते हैं ऐसा, क्या करते हैं, शैवाल भी फिक्सेशन का कार्य करते हैं। शैवाल मतलब, शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी। और फंजाई क्या होता है, कवक, उसको उत्तराखंड में फुंगी बोलते हैं। बोलने वालों ने सही बोला, FUNGI मेरे ख्याल से स्पेलिंग होता है, तो सही तो लगाया उन्होंने, फुंगी। फुंगी लग गई किस पे, वैसे फंजाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है। चलो ऑक्सीजन अगला, 20.95%। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यह जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए प्राणदायिनी गैस है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में विशुद्ध ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं।
अपने जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ बड़ा, दो चार काम, एक काम जरूर कर देना कि दो चार पेड़ लगा देना। क्या कर देना? दो चार पेड़ जरूर लगाना। अगर खुद की जमीन नहीं है तो दूसरी जगह पर कहीं पर लगा देना, गंगा जी के किनारे लगा देना, या कहीं पे कोई घाट गधेरे होते हैं, चंद्रभागा, उसके किनारे लगा देना। पीपल आपको पता ही है, ईंटों के बीच में से निकल आता है, तो उसको मारो मत, उसको क्या करो, निकाल के कहीं पर क्या करो, स्थापित कर दो। वो पीपल का पेड़ आने वाली कई जनरेशन तक क्या ऑक्सीजन देगा दिन और रात, और बच्चे भी खुश होंगे, आपके नाती पोते, कि हमारी दादी ने दादा ने लगाया था, कि है ना। अच्छा, वो मैती आंदोलन है ना कल्याण सिंह रावत जी का, उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा। क्या होता है उसमें? हाँ, तो ये परंपराएं थी हमारी, हमारे यहाँ प्री वेडिंग नहीं होता था। क्या होता था? मैती आंदोलन चलता था, दूल्हे दुल्हन के नाम पर एक एक पेड़ लगाया जाता था, और वो ज्यादा बेटर है। ऑर्गन भाई 0.93%, ऑर्गन कितना? 0.93%। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया आपके? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण को। सूर्य के प्रकाश में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इस धरती पर अगर सारी जगह पेड़ लगा दिए जाए तब क्या होगा? माना धरती का एक भी कोना ऐसा ना हो कि सारी जगह पेड़ ही पेड़ हो जाए, तब क्या होगा? तब एक समस्या और हो सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या की मात्रा जो आपने पढ़ी अभी 0.036, ये कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसका मतलब आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले ये प्रतिशत कुछ और था, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाली जनरेशन जिस रफ्तार से विकास के इंजन धुआं छोड़ रहे हैं, इस प्रतिशत को अलग पाएंगे। समझ में आ गया? तो भाई, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। शेष अक्रिय गैसें कौन सी हैं? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन। ओजोन भी बोल रहे हैं अभी, जेनॉन, ओजोन, O3। अक्रिय गैसों में ऑर्गन एक भारी गैस है। हाँ जी, क्या जी? रेडॉन जो है प्रयोगशाला में बनाई जाती है। कहां बनाई जाती है? प्रयोगशाला। अगला कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। कितना? यह मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है भाई। कौन? CO2। क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। अब जब आप पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या होता है? आपने देखा होगा, पौधे वौधे लगाते हैं, वो पॉलीथीन या ग्रीन कुछ कलर का कुछ लगा के उसके अंदर एक बेमौसमी फसलें भी उगाई जाती हैं। ऐसे ही पृथ्वी पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण ऊपर से जो सोलर रेडिएशन हो रहा है, मतलब सूरज से जो विकिरण हो रहा है, तो वो क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ को आने देता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है उसको लॉन्ग वेवलेंथ वाली प्रकाश को क्या नहीं करने देता? जाने नहीं देता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्म हो जाता है वायुमंडल, जिसको क्या बोलते हैं भाई? भूतापन। क्या बोलते हैं? और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? CO2। लेकिन ध्यान रखना कि ग्लोबल वार्मिंग में वाटर वेपर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और मेरे ख्याल से नंबर 1 पे वही है, वाटर वेपर। दूसरे नंबर पे आता है कौन? CO2। एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, सब लगा के आ गया CO2, पता चला बाद में क्या था आंसर? वाटर वेपर। ठीक है भाई। तो CO2 का जब वायुमंडल में सांद्रण बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रण बढ़ जाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दो प्रमुख कारणों के फलस्वरूप वायुमंडल में CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। नंबर 1, बढ़ती दर से जीवाश्म के दहन के कारण। जो जीवाश्म ईंधन है, आप उसका दहन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कोयला जला रहे हो, बिजली पैदा कर रहे हो, तेल जला रहे हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाईली प्योरिफाइड केरोसिन, है ना। तो बढ़ती दर से जीवाश्म के दहन के कारण CO2 का अधिकाधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन हो रहा है, विमोचन छोड़ी जा रही है। और दूसरा कारण क्या है? तीव्र गति से वन विनाश के कारण, वन क्षेत्रों में ह्रास होने के कारण CO2 के उपयोग में निरंतर कमी हो रही है। अगर अमेजन के जंगल हटा दिए जाए ना, तो
समझ लेना कि फिर वाटर बॉटल के साथ बच्चों को क्या एक ऑक्सीजन का वो भी देना पड़ेगा कि बेटा जो 8 से क्या बोलते हैं 2 तक जो तुम्हारा स्कूल है उसके लिए रोज एक सिलेंडर देना पड़ेगा। अगर अमेजन के जंगलों को हम क्या कर दें, नष्ट कर दें, अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर पर जो जहां जहां बायोडाइवर्सिटी और क्या पाए जाते हैं, कॉन्गो बेसिन वाले जंगल, इंडोनेशिया के जंगल, इन्हें अगर हम काट दें, दोहन कर दें इनका, तो समझ लो स्थिति कैसी होगी। हाँ जी, वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। इसमें होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, जिस कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का एक शहर है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी है। इतना क्लियर हो गया। ओजोन अगली है, ओजोन अगली क्या है, ओजोन। O3 बोलते हैं इसको। कैसी गंध होती है ओजोन की? ओजोन की गंध कैसी होती है? चेक करो, कोई याद नहीं रहा है। हाँ जी, कैसी कैसी स्मेल होती है? मछली की गंध जैसी। ठीक है, कहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर? मेरी नहीं है, आप सभी की है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं? हम किस मंडल में रहते हैं? ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ओजोन, मौसम की दृष्टि से ओजोन वायुमंडल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, किंतु सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज के अवशोषक गुण के कारण यह अति महत्वपूर्ण है। अवशोषक गुण के कारण अति महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन बना, सर्वाधिक सांद्रण कहां पर है ओजोन का? 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर पर सबसे ज्यादा ओजोन पाई जाती, मतलब सघन ओजोन लेयर पाई जाती है। समझ में आया? किंतु इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर के बीच में अधिक है, और उसमें भी 25 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा है। 15 से 35 याद रखना है आपने, 15 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सघनता बहुत ज्यादा है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली नाइट्रोजन ऑक्साइड और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से जो निस्सृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसकी परत को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। ओजोन परत की क्षरण को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? कनाडा का शहर है। वहां पर एक सम्मेलन हुआ, उसी को बोल रहे हैं हम क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वहां पर जो निकल के आया, चर्चा हुई बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, फिर बोला गया भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या करो, उसके उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। इतने में ही काम बन जाता है वनडे में। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर सहमति जो बनी है, वैश्विक सहमति। ठीक है, क्योटो जापान का शहर है। सन भी याद करना पड़ेगा, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल और 1987 10 साल पहले, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले हुआ, 1987 में 10 साल बाद क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ। देखो सब कुछ किताबों में मिल जाता है, तो खाली क्या है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है। और फिर मानव मस्तिष्क जो है सबसे धोखेबाज ऑर्गन है शरीर का। क्या है? ये जितना भी चल रहा है, जो समस्याएं चल रही हैं आजकल, ये मस्तिष्क की वजह से हो रही है। मस्तिष्क जिस तरह से सोचेगा तो आपको भ्रम में रखता है कि हो गया कि यार, क्या हो गया, याद हो गया। नहीं हुआ यार। जब तक आप बिना देखे नहीं लिख सकते तब तक आपको याद नहीं। आपने क्या करना है इसके बाद? इसको बिना देखे लिखना है। ठीक है, अगला जलवाष्प। क्या है? वायुमंडल में इसकी मात्रा तापाधारित होती है,
यानी ताप पर आधारित होती है। सामान्यतः 0 से 4% तक पाई जाती है। कितना? 0 से 4% तक पाई जाती है। गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे और रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। और पूरे वायुमंडल की जलवाष्प को अगर मैं पानी में बदल दूं, तो अगर आप वो पढ़ेंगे, साविंदर सिंह की बुक पढ़ेंगे, तो वहां पे बता रखा कि कितने मीटर तक पानी भर जाएगा धरती पर। वो तो तैर रहे हैं, जलवाष्प क्या है, वायुमंडल में तैर रही है। माना कुछ ऐसा हो जाए कि उसको कंडेंसेशन संघनित करके हम क्या कर दें, पानी बना दें, तो समझ लो कि पूरी पृथ्वी पर जो जमीन है उसमें कुछ मीटर तक क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। समझ में आ गया? और इसके एग्जाम्पल आप देखते भी हो, अभी नहीं पता चल रहा है कमरे में कितनी जलवाष्प है, एसी लगा दो और एक बाल्टी रख दो नीचे, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। अब सोच लो, जब एक कमरे से एक बाल्टी पानी भर जाता है, तो पूरे वायुमंडल की जब जलवाष्प को हम क्या करेंगे, पानी में बदल देंगे, एक बड़ा एसी लगा देंगे पृथ्वी पर, तो तब क्या होगा सोचो, है ना? तो तब तैरना सीखना पड़ेगा। फिर विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। कभी कभी इतने में काम बन जाता वनडे एग्जाम में कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? आंसर, कम होती जाती है। शुक्र है 0 डिग्री इक्वेटर पर पैदा नहीं हुए आप लोग, हम लोग, वरना क्या होता? आजकल बोल रहे हो ना आप, उमस हो रही, ये उमस कुछ भी नहीं है 0 डिग्री इक्वेटर के जो वहां का जो क्या है मौसम है, वहां तो हर समय ही उमस है। 3 बजे तक भयंकर गर्मी, 3 बजे के बाद रोज बरसात, उमस भरा जीवन, है ना? तो बस फिर ये क्या बोले, मतलब कपड़े वपड़े जो हम ये हर समय गीले रहते हैं बस फिर उमस से। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है। 90%। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने में वाटर वेपर का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है। वाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन बोलते हैं कंडेंसेशन, वर्षा जो होती है, वर्षण, और उनके विभिन्न रूप जैसे बादल, जैसे तुषार, जैसे जल वृष्टि, हिम, ओस, ओला आदि का सृजन होता है। वायुमंडल में समस्त जलमंडल का 0.001% भाग जलवाष्प सुरक्षित रहता है। कितना? 0.001% भाग जलवाष्प के रूप में सुरक्षित रहता है। ये जो ओले पड़ रहे हैं, ये जो बादल दिख रहे हैं आपको, अभी तो बादलों के प्रकार भी पढ़ने हैं आपने, है ना? जैसे मेघदूत में कालिदास ने बादलों के प्रकार बताए ना, वैसे ज्योग्राफी में भी होते हैं। निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स, सीरस क्लाउड्स। हाइट पढ़नी है, उनको पहचानना है आपने। ये पहचानना है कि बारिश किससे होती है, सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, गरज के साथ वर्षा किन बादलों से होती है। तो बहुत कुछ है। बादलों से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बादलों को ढंग से पढ़ना। ठीक है? अभी आपने ओस और पाले में अंतर पढ़ना है। ओस और पाले में क्या अंतर होता है ना? तुषार क्या होता है, समझ में आया? वेदरिंग में पढ़ेंगे आप इसका रोल, किसका? ये जो पाला पड़ता है, वेदरिंग किसको बोलते हैं? चट्टाने जो उनकी लेयर टूटती है ना, तो क्या होता है, दरारें होती चट्टानों में, उसमें पानी भर गया, रात को टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा हो गया, वो क्या बन गई, बर्फ बन गई। बर्फ बनने से क्या हो गया, मतलब पाला जम गया, आयतन बढ़ गया, क्रैक जो है वो थोड़ा और चौड़ा हो गया। ऐसे करते करते उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि क्या टूट जाती है। उसी को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई वेदरिंग को? धूलकण। उसके बाद धूलकणों का क्या महत्व है? क्या धूलकण जरूरी है? हाँ जी, बहुत जरूरी है। ये जितने भी लोग हमारे भारत से बाहर जाते हैं ना, उसके बाद जब हमारे देश में आते हैं वापस, बार बार बोलते हैं बहुत डस्ट है कि, बहुत डस्ट है कि। क्या है? डस्ट बहुत है कि। अरे भैया, डस्ट बहुत जरूरी है वायुमंडल के लिए। अगर डस्ट ना होती तो
मेघों का निर्माण भी ना होता। आर्द्रता ग्राही होते हैं कौन? आर्द्रता हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। बहुत ज्यादा डस्ट भी ठीक नहीं है, लेकिन डस्ट का होना भी जरूरी है। और ये जो आकाश नीला दिखाई दे रहा है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन डस्ट पार्टिकल्स। इसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन धूल कणों पर प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से आपको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। तो वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये ठोस कण समुद्री नमक हो सकता है, महीन मिट्टी हो सकता है, धुएं की कालिमा हो सकती है, राख हो सकता है, पराग हो सकता है, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। पराग, पराग किसको बोलते हैं? पराग कण, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं। एलर्जी होती कई लोगों को उसकी वजह से। जैसे आम पे बौर लगी और जुकाम शुरू, क्या और कैसा, मतलब जीना मरना समान होता है कि उस समय कुछ समय के लिए सिट्राजिन खानी पड़ती है फिर। तो धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। देखो भाई, विषुवत रेखीय जो प्रदेश है वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, ह्यूमिडिटी, तो वहां पर तो धूल कण कम पाए जाएंगे। ध्रुवों पर भी धूल कण कम पाए जाएंगे। कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे? जहां पे थोड़ा गर्म होगा, जहां पर क्या होगा, देखा भी होगा आपने, जब ज्यादा गर्मी नौतपा जब चल रहा था तो पूरा वायुमंडल कैसा लग रहा था? साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या थे वो? डस्ट पार्टिकल्स थे। क्या थे? आप हिमालय पे जाते हो ऊपर, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई डस्ट पार्टिकल्स दिखता ही नहीं है। कारण वहां पर हिमालय पर भी वैसा ही होगा जैसे ध्रुवों पर होगा। ध्रुवों पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, वहां पर भी नहीं होगा। हिमालय पे आप जाएंगे, ग्रेटर हिमालय वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे, रात को जब आप सोएंगे, आसमान देखना, सारी आकाश गंगाएं दिखेंगी आपको, तारे बड़े साफ साफ दिखाई देंगे। डर लगता है आसमान को देखकर। क्या लगता है? यहां नहीं दिखाई देता शहरों में। हमने क्या कर दिया? एक प्रदूषण पैदा कर दिया, प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रदूषण। ये बहुत अच्छी चीज है थोड़े। आंखें तो उन्हीं की लंबे समय तक रही जो लैंप में रहे। एक लैंप में पूरे घर को क्या किया जिन्होंने काम किया अपना। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या देखा? अग्नि देखी। हम क्या देख रहे हैं? ये इतनी खतरनाक है, ये भी प्रदूषण है। प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नए प्रकार के प्रदूषण को डिफाइन किया गया है, इसे क्या बोल रहे हैं? प्रकाश प्रदूषण। आप सैटेलाइट पे बैठिए, परेशान हो जाएंगे आप देख के कि भाई ये है क्या इतना नीचे। अमेरिका इतना चमकदार, भारत इतना चमकदार, पाकिस्तान में अंधेरा दिखेगा आपको। समझ में आया? उतना चमकदार नहीं है जितना भारत है। ठीक है भाई। तो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में वहां पर अधिक पाया जाता है। कहां पर? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों की सूखी हवा में ज्यादा पाया जाता है धूल कण। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। आईएएस का क्वेश्चन है। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। तो मेघ ना बनते अगर ये ना होते, धूल कण ना होते, नमक के कण ना होते। महासागर की सतह जो जल का वो है, उसके ऊपर नमक के कण तैर रहे होते हैं। क्या होते हैं? और वही आर्द्रता ग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कार्य करते हैं। वर्षा, कोहरा, धुंध, बादल। आगे क्वेश्चन आएगा आपके पास, कोहरे और धुंध में क्या अंतर है इसमें? कोहरा, धुंध, बादल आदि इन्हीं के प्रतिफल हुआ करते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग इन्हीं कणों के द्वारा होता है, जिस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त एवं गोधूलि में नयनाभिराम रंग संभव हो पाते हैं। नयनाभिराम रंग संभव हो पाते हैं कब? इवनिंग ट्वाइलाइट और मॉर्निंग ट्वाइलाइट, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में। समझ में आ गया? ये है। अब अगला जो मैंने बताना है आपको, वो वायुमंडल का स्तरीकरण बताना है। वायुमंडल का स्तरीकरण। ठीक है। तो वायुमंडल का स्तरीकरण स्टार्ट कर रहा हूं मैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो भाई नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ।
कहाँ से? जहाँ पे हम रह रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर क्या है, फिर उससे ऊपर क्या है, फिर उससे ऊपर क्या है। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने लिखी है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम में देवताओं का सारथी जो है मातली, उसके साथ जब दुष्यंत नीचे आ रहा है, वो भी लेयर्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर देखो हमारी पृथ्वी नारंगी के समान दिखाई दे रही है, संतरे के समान दिखाई दे रही है, और वास्तव में पृथ्वी कैसी है? संतरे के समान, दोनों तरफ से चपटी है। कालिदास को कैसे पता चला? कैसे पता चला? इसका मतलब हमारा विज्ञान काफी ऊपर था गुप्त काल में, है ना। ये अलग बात है कि हम बोलते हैं कि किसी अंग्रेज ने बताया हमें कि पृथ्वी कैसी चपटी है। चलो, तो वायुमंडल का स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तापमान की स्थिति तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर इन्हें 5 विभिन्न स्तरों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 कौन सा? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। नंबर 2 समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। नंबर 3 मध्य मंडल यानी मेजोस्फियर। नंबर 4 ताप मंडल यानी थर्मोस्फियर। और नंबर 5 पर बोल दो या उसी का पार्ट करके बोल दो। ताप मंडल का ही 2 पार्ट बना देते हैं हम, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर। इतना समझ में आ गया? तो 5 विभिन्न स्तरों में क्या कर दिया हमने? बांट दिया उसको। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, परिवर्तन मंडल और संवहनीय मंडल, विक्षोभ मंडल। संवहनीय मंडल का मतलब हो गया कन्वेक्शनल जोन, विक्षोभ मंडल का मतलब हो गया टर्बुलेंट जोन। इतने नाम है इस मंडल के। कितने नाम? आपने सारे नाम याद करते हुए चलिए। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोल रहे हैं, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कह रहे हैं, क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल या कन्वेक्शनल जोन भी कह रहे हैं, क्षोभ मंडल को ही विक्षोभ मंडल या टर्बुलेंट जोन भी कह रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसे ट्रोपोस्फियर नाम जो दिया था वो टीज रेंज डी बोर्ड ने दिया था। नाम किसने दिया? टीज रेंज डी बोर्ड ने दिया था। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। औसत बोल रहा हूं मैं। देखो, इक्वेटर के पास ज्यादा है, ध्रुवों के पास कम है। ध्रुवों के पास क्या है? औसत जो ऊंचाई है सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कितना? 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। 18 किलोमीटर तक क्या होता है? क्षोभ मंडल का विस्तार पाया जाता है। कितना? 18 किलोमीटर। आपने बोलना 8 से 18, लेकिन जो औसत ऊंचाई है वो है 13। कितनी? अच्छा जी, क्यों होता है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक मोटा, मतलब बहुत ऊंचाई तक क्यों होता है क्षोभ मंडल? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। मैंने बताया था आपको, ट्रेड विंड्स का कन्वर्जन होता है एक जगह पर, उसके बाद दोनों हवाएं क्या, दोनों ट्रेड विंड्स क्या होती है? ऊपर उठती है। बताया था, ऊपर उठती है तो ताप ऊपर उठती है तो वो जो ये ट्रोपोस्फियर है उसकी सीमा को कहां तक पहुंचा देती है? 18 किलोमीटर तक पहुंचा देती है। कितना? 18 किलोमीटर तक पहुंचा दे, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के ऊपर। इतना समझ में आ गया? मैंने ये भी बताया था कि जब ट्रेड विंड्स दोनों टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, तो मॉइस्चर भी लेती हैं, ऊपर जाकर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, वर्षा होती है। 3 बजे तक रोज जो बारिश हो रही है संवहनीय वर्षा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा होती है। जैसे हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है 0 डिग्री इक्वेटर पर, संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, ठीक है भाई। इस स्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। समस्त मौसमी परिवर्तन यानी बादल, कोहरा, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, जो लाइटनिंग, बिजली चमकती है, सब इसी स्तर में होता है। किसमें? ट्रोपोस्फियर में। बादल कहां तक हैं? ट्रोपोस्फियर तक। कोहरा, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, है ना, इसी स्तर में होता है। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से क्या होता है? घटता जाता है। इसे ताप की सामान्य ह्रास दर या ताप की सामान्य पतन दर कहा जाता है।
ये आईएएस का भी क्वेश्चन है, पीसीएस में मेंस में लिखने के लिए आता है कि ताप का सामान्य ह्रास दर या ताप का सामान्य पतन दर किसे कहते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर की विशेषता है कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा। इसको आप कैसे महसूस करते हैं? अभी बैठो, गाड़ी में बैठो, अभी आप यहाँ ऋषिकेश में हो, बैठो गाड़ी में, ऊपर जाओ तो आपको टिहरी का टेम्परेचर क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। थोड़ा और ऊपर जाओ, और ऊपर जाते जाते क्या हाईएस्ट पीक कौन सा हमारे उत्तराखंड का? नंदा देवी। उसके ऊपर बैठ जाओ, क्या होगा वहां पर टेम्परेचर? ऐसा टेम्परेचर कम क्यों हुआ? क्योंकि सामान्य तापपतन दर की वजह से, क्योंकि इस वायुमंडल की विशेषता हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। इस भाग के गर्म और शीतल होने के कारण विकिरण संचालन और संवहन द्वारा होता है। शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन और संवहन द्वारा होता है। ये कहीं पर गर्म कहीं पर ठंडा क्यों हो रहा है? तीन कारण बताए गए, विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है। संवहनीय तरंग तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को क्रम से संवहनीय मंडल यानी कन्वेक्शनल जोन और विक्षोभ मंडल यानी टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है। जैसे क्षोभ मंडल खत्म होगा उसके बाद एक सीमा आती है जिसको क्षोभ सीमा बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्रुवों के ऊपर यहां पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यह 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसकी निचली सीमा में जेट पवनें चलती, जेट स्ट्रीम्स कहां चलेंगी? ट्रोपोपॉज के नीचे, ट्रोपोपॉज के। उसके बाद आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? ट्रोपोपॉज के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। इसका विस्तार है, चित्र भी बनाना है आपने। क्या करना है? चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ओजोन परत की उपस्थिति है। तो ओजोन परत कहां पाई जाती है? आंसर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इस मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर तापमान में वृद्धि होती है और उसका कारण क्या है? ओजोन परत द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन लेयर, इसलिए यहां पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए यह उत्तम मंडल है। कभी कभी निचले भाग में सीरस क्लाउड्स बनते हैं जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कौन सा वाला? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड्स कहां पर होते हैं? आंसर स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। इस मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, जहां पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। उसके बाद ओजोन मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर यानी 9 मील से 35 किलोमीटर के बीच O3 यानी ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण होता है। यद्यपि ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 22 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। देखिए हमने पहले 25 किलोमीटर पढ़ा है, 22 किलोमीटर बता रही है जो नया है ना एनसीईआरटी जो होती है। 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है सर्वाधिक सांद्रण, परंतु इसकी ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाली अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। इसमें निहित ओजोन गैस के साथ अल्ट्रावायलेट किरणें O3 का आणविक विघटन करती हैं, जिससे इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी O2 और नवजात ऑक्सीजन O में तोड़ देती है इसको। कौन? ठीक है। धरातल पर पहुंचने वाली ऑक्सीजन O2 परमाणु ऑक्सीजन O को पुनः मिलाती है, जिससे O3 बनती है। यह प्रक्रिया निरंतर इस मंडल में चलती है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी के जैव जगत की रक्षा होती है। वरना यह पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह वीरान होती
इस मंडल के तापमान धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है। इसका जलवायु पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तो भैया पकड़नी है लैंग्वेज को और इसको लिखना सीखना है आपने। मेन काम तब होगा जब आप इसको बिना देखे लिख पाओगे। ठीक है, गोले लगाने से खाली प्री निकलेगा। गोले समझ रहे हो, तो सर्किल भरते हो आप प्री में, कुछ नहीं होना उससे, खाली आप मेंस लिखने के लायक बनते हो। तो मेंस की तरह पढ़ो। अगला मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले वायुमंडलीय भाग को मध्यमंडल कहा जाता है, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ साथ ह्रास होता जाता है। वास्तव में स्ट्रेटोपॉज 50 किलोमीटर पर तापमान में वृद्धि समाप्त हो जाती है तथा ऊपर जाने पर इसमें ह्रास होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज क्या बोलते हैं? मेसोपॉज कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती जाती है। इस मंडल में नॉक्टिल्यूसेंट बादलों, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स यानी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर गर्मियों में दिखाई देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। कौन से नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहां पर दिखाई देते हैं? आंसर गर्मियों में ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड्स या सीरस बादल कहां पर दिखते हैं? वो दिखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। कहां पर दिखते हैं? ठीक है जी। ये नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो उल्का धूल यानी मेटियोरिक डस्ट जो होती है एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है। किसके द्वारा होता है? नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में होता है। और क्यों होता है? उल्का धूल यानी मेटियोरिक डस्ट जो होती है और संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है। क्लियर हो गया? चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर। इस मंडल को दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 आयन मंडल, नंबर 2 बहिर्मंडल, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। एनसीईआरटी अगर हम देखें तो उसके अनुसार क्या है? इस मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर बताई गई है। कितनी? एनसीईआरटी बताती है 80 से 400। पुरानी एनसीईआरटी जो थी, ये नई एनसीईआरटी है, पुरानी वाली में 80 से 640 किलोमीटर बताया जाता था। इतना समझ में आ गया? ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांडीय किरणों का परिलक्षण होता है। आयन मंडल अपनी विशेषताओं के कारण कई परतों में विभक्त होता है। ये भी ध्यान रखना, आयनोस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस के दर्शन भी होते हैं। सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति के दर्शन होते हैं। जैसा आपका पोल्स में होता है ना, ध्रुवीय प्रदेशों में अगर आप जाएंगे तो आपको लाइट ऐसे हवा में क्या दिखाई देती है? दिखाया भी था मैंने एक दिन आपको, है ना, अलग अलग कलर की क्या होती है? लाइट्स दिखाई देंगी। जब सबसे पहले जो मानव जब गया वहां ध्रुवों पर तो उन्होंने कहा ये आत्माएं हैं। तो आत्माएं ऐसे नहीं होती हैं, पता नहीं होती कि नहीं होती है। और बाद में बताया गया कि भाई ये ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल है वहां पर होता है ऑरोरा बोरियलिस और जो साउथ पोल है वहां पर होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऐसे ही मैंने कहा आइनोस्फीयर में भी सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। नींद आ रही है? सोना नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? हाँ, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये नहीं कि सुबह से लेके शाम तक एक पेज लेके बैठ गए, क्या कर रहे जी पढ़ रहे, क्या कर रहे जी पढ़ रहे। अरे भैया इतना ज्यादा सिलेबस है कि अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे तो फिर पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हाँ, तेज पढ़ना सीखो। अब आप रेडियो सुनते हो, अब आप बोलो क्या होता है रेडियो? तो भाई पहले होता था रेडियो, एक लोग सुनते थे रेडियो। और कमाल की बात है कि उस रेडियो के बाहर चमड़े का कवर होता था। क्या होता था? यानी रेडियो वेव्स को क्या से भी इतना खतरा मानते थे लोग कि उसके बाहर जो फिलिप्स कंपनी थी उसके रेडियो में क्या होता था? बाहर चमड़े का एक कवर होता था, पीछे एक बटन होता था। अगर उसको उधर कर दिया तो चाइनीज गाने आते थे, इधर कर दिया तो 954 किलो हर्ट्ज पर नजीबाबाद केंद्र आता था, विविध भारती आता था, और थोड़ा और इधर कर दिया तो पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में क्या होता था,
शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, कुछ ऐसा करके बोलते थे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और लॉन्ग वेव। तो मीडियम वेव पर हम किस पे सुनते थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन रेडियो सुना जाता था। अब आप सब लोग मोबाइल लेके घूमते हो भाई, रेडियो से कई ज्यादा खतरनाक है, क्या है, और इसमें कमाल की बात है कि चमड़े का कवर भी नहीं है। उस समय के लोगों का मानना था कि चमड़े का कवर लगाना चाहिए रेडियो में, ठीक है। उत्तराखंड में अगर किसी के दहेज में रेडियो आ गया, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी उस आदमी को। बताओ इनके यहाँ, और तब सब सुनने आते थे वहां रेडियो। तो गया वो जमाना। खैर अब तो क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एफएम जिसे आप बोलते हो, एफएम सुनते हो महानगरों में, देहरादून में भी एफएम आता है। एफएम की फुल फॉर्म पूछिए एक बार तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इतना साफ क्यों सुनाई देता है भाई? उस रेडियो को सुनने के लिए जब मैच आता था तो आधी चीज तो समझ में नहीं आती थी, घूं घूं आवाज आ रही होती थी। एफएम इतना क्लियर कैसे आता है? एफएम क्या होता है कि एफएम की एक रेस तो ऊपर से आती है आइनोस्फीयर से टकराकर, और एक ऐसे में चलती है हॉरिजॉन्टल में, कैसे, क्षैतिज में, इसलिए इतना साफ सुनाई देता है। दिन के टाइम साफ नहीं सुनाई देगा, रात के टाइम और साफ सुनाई देगा। दिन में डिस्टर्बेंस होता है किसका, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनका डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं सुनाई देगा। रात को क्या होता है, शांत होता है, तो वो वेव्स जो होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल वेव्स चल रही होती हैं, वो ज्यादा क्या होती हैं, ठीक है भाई। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर पढ़नी है आपने। डी लेयर में क्या होता है, तो डी लेयर आयन मंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई 80 से 99 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत से रेडियो की निम्न आवृत्ति यानी शॉर्ट वेव्स की तरंगों का परावर्तन होता है। अब भाई किसी के यहाँ है रेडियो बचा हुआ पुराना, दादाजी का नहीं है? अगर बचा हुआ हो तो उसके पीछे का बटन ऐसे करना, तो चाइनीज गाने सुनाई देंगे आपको। इसमें शॉर्ट वेव्स में मेरे ख्याल से, और मीडियम वेव से नजीबाबाद केंद्र जो था वो सुनाई देगा। सुनते हैं लोग वैसे अभी रेडियो, कहीं देखा आपने, कहीं पहाड़ में, गांव में सुनते हैं? हाँ जी। अरे भाई पहले भी घुमाने वाला रहता था, लेकिन मैंने कहा शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स और लॉन्ग वेव्स को चेंज करने के लिए बटन होता है उसके पीछे एक। आगे से हो तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हो, 954 किलो हर्ट्ज पर लगाना आपने, तब नजीबाबाद केंद्र आएगा। उसको और लगाओगे आप तो विविध भारती आएगा। उसको और आगे पीछे करोगे, एक जगह पे सेट करना पड़ता ना उसको। बल्कि कई बार तो जो वॉकी टॉकी से बात कर रही होती है पुलिस, वो भी आ जाता है रेडियो पर। ये पता है? नहीं पता? पता चल जाएगा। 80 से 99 किलोमीटर समझ में आ गया। इस परत से रेडियो की निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन होता है। शॉर्ट वेव्स का परावर्तन कहां से होता है रेडियो की? आंसर डी लेयर से। अगला ई लेयर, इसे कैनली हैवीसाइड परत, कैनली हैवीसाइड परत क्वेश्चन बन चुका है यहां से, बी कहते हैं। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। जब लाइट को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उसकी दो प्रकृतियां पढ़ते हैं, एक तरंग प्रकृति, एक कण प्रकृति। कण प्रकृति में आप फोटॉन्स पढ़ते हैं, एनर्जी पैकेट के रूप में आता है प्रकाश, उसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होती है। डी परत के ऊपर 99 से 150 किलोमीटर के ऊपर तक ई परत का विस्तार होता है। इस परत से रेडियो की मीडियम वेव्स, कौन सी, मेन ये याद करना आपने, मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की तरंगें परावर्तित होती हैं। उच्च मतलब लॉन्ग वेव्स। ठीक है, उच्च आवृत्ति की तरंगें परावर्तित होती हैं। इस परत में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के दर्शन होते हैं। यहां से क्वेश्चन बन चुका है यूपी में। कहां से? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस के दर्शन कहां होते हैं? आंसर कौन सी लेयर में? ई लेयर में। अगली है एफ लेयर। ई परत के ऊपर 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक एफ परत का विस्तार होता है। इस परत से रेडियो की लघु तरंगें, शॉर्ट वेव्स, कौन सी यार, निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी की तरंगों का परावर्तन डी लेयर से हुआ। यहां से हुआ शॉर्ट वेव्स,
और मीडियम और हाई वेव्स, मीडियम वेव्स और लॉन्ग वेव्स कहां से हुई? ई लेयर से हुई। इसको भाई सुनो, इस पे जो खास याद करने वाली चीजें हैं वो क्या है? डी लेयर से होती है लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें। क्या होती हैं? मैं थोड़ा उसको गलत बोल गया, निम्न आवृत्ति की तरंगें मतलब लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एन, एन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन लेमडा, है कुछ ऐसा पड़ा है। और ई लेयर से होती है क्या? मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मध्यम, मीडियम, उच्च, हाई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। एफ लेयर से बोल रहा क्या? लघु तरंगे। लघु तरंगे मतलब शॉर्ट वेव्स परावर्तित होती हैं इस परत के ऊपर। सस्तर को एफ्लिटन परत, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। एफ्लिटन परत यूपीएससी ने पूछा एक बार। इस परत के ऊपरी सस्तर को एफ्लिटन परत यानी एप्लिटन परत भी कहा जाता है, एप्लिटन लेयर भी कहा जाता है। उसके बाद भाई जी लेयर, आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत है। संभवतः लगाना पड़ रहा है 400 से 640 किलोमीटर होती है, जिससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। अगर ये ना होता, आइनोस्फीयर ना होता, तो जो आपका जितना भी रेडियो टीवी वगैरह, ये फिर मतलब दूर संचार क्रांति जो है वो नहीं आ पाती। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, आप तो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी यानी भू स्थैतिक उपग्रह जो होते हैं, उनको 36,000 किलोमीटर पर करते हैं हम क्या सेट। वो एक ऐसी स्थिति है 36,000 किलोमीटर की कि अगर हमने भारत के ऊपर कोई सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पर क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो भारत के मतलब वो भारत की स्पीड से जैसे पृथ्वी घूम रही ना, तो भारत के ऊपर ही रहेगा वो हमेशा। तो किस तरह के जो ये सैटेलाइट्स क्यों छोड़े जाते हैं? एक प्रकार से एंटीना है हमारे, लेकिन कितने किलोमीटर ऊपर है? 36,000 किलोमीटर ऊपर। चलो जी, अगला बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल या आयतन मंडल कहा जाता है। आयतन मंडल, बहिर्मंडल या आयतन मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर मानी जाती है। इस मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। किस मंडल में? तो एक कुछ संचार उपग्रह यहाँ पर, लेकिन 36,000 किलोमीटर वाले जियो स्टेशनरी होते हैं। ये यहाँ पर जियो स्टेशनरी नहीं होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो संचार उपग्रह है वो यहाँ पर, कहां पर? बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में अच्छा स्थापित किए जाते हैं। उत्तराखंड पीसीएस पूछ चुका भी 2005 में, जब आप 2-3 साल के थे तब पूछ लिया। ये पेपर हम लोगों ने दिया है 2005 वाला। ठीक है, तब आप क्या रहे होंगे? कितने साल के थे? पैदा नहीं हुए थे, 5 में हो गए थे। अच्छा, यानी जब हम मेंस लिख रहे थे तब आप पैदा हुए। अच्छा, बड़ा परिवर्तन आ गया। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं। इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। विरल और सघन, 2 वर्ड याद करने हैं आपने। विरल मतलब रेयर और सघन मतलब डेंस। ठीक है, विरल हो जाता है और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद वायुमंडल का रासायनिक संगठन भी कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 मंडलों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 सममंडल, होमोस्फीयर। सममंडल मतलब होमोस्फीयर। नंबर 2 विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर। नंबर 2 हेट्रोस्फीयर। सममंडल, इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन यानी 20.95% ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन यानी 78.08% से हुई है। अन्य तत्वों में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन आदि गैसों से हुई है। सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 88 से 90 किलोमीटर तक बताई जाती है। तापमान के आधार पर सममंडल में 3 उपमंडल पाए जाते हैं। सममंडल में कितने? 3 उपमंडल पाए जाते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पीसीएस वालों ने यहां से पूछा। कहां से पूछा? यहां से पूछा कि सममंडल में कौन कौन। तो आंसर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, और नंबर 3 मध्य मंडल यानी मिजोस्फियर। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है।
पीसीएस या लोक सेवा आयोग ने कोई पेपर लिया, उसमें ये क्वेश्चन बनाया, उसे समझ में आ गया। रासायनिक दृष्टिकोण से इन सभी भागों को सममंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। यह कथन कारण में क्वेश्चन बना हुआ, इसको सममंडल क्यों कहा जाता है। इसको संयुक्त रूप से क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर को सममंडल यानी होमोस्फीयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। कथन कारण में है यह क्वेश्चन बना हुआ, और एक वैसे बना हुआ कि किनको मिलाकर आप सममंडल बोलते हो। अगला है दूसरे नंबर पे विषम मंडल। अगला क्या है, विषम मंडल। इस मंडल में स्थित वायुमंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण ही इसका नाम विषम मंडल पड़ा। विषम मंडल क्यों पड़ा, रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण। किसके कारण, किसकी विषमता के कारण, किसके भौतिक और रासायनिक गुण। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, विषम मंडल। ये ऐसे क्वेश्चन बना सकता है यहां से, ठीक है। इस मंडल को थर्मोस्फीयर क्या बोला जाता है, थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। इस मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें गैस के विभिन्न 4 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 आणविक नाइट्रोजन परत, नंबर 2 आणविक ऑक्सीजन परत, नंबर 3 हीलियम परत, नंबर 4 आणविक हाइड्रोजन परत। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है कि विषम मंडल में जो गैसों की 4 परतें हैं वो कौन कौन सी हैं। आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक नाइट्रोजन परत, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु नाइट्रोजन N2 पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर तक है। याद करना पड़ेगा आपको 90 से 200, ठीक है। आणविक ऑक्सीजन परत, इसमें ऑक्सीजन अणु यानी O2 पाए जाते हैं, इसकी ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर है। कितनी, 200 से 1100 किलोमीटर। नंबर 3 हीलियम परत, इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं तथा विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। नंबर 4 आणविक हाइड्रोजन परत, इसमें हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं तथा इसकी ऊपरी सीमा की निश्चित ऊंचाई नहीं बताई जा सकती, किंतु सामान्य तौर पर इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। क्लियर हो गया, तो चैप्टर यहां पर समाप्त।